नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 के सौजन्य से, टैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से मैं कमांडर चक्रपाणी आपके साथ रूबरू हो रहा हूं द वर्ल्ड दिस वीक में। इस अंश में हम बात करेंगे हमेशा की तरह मेजर जनरल अभय कार्की के साथ। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद टैक्स। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। अभी कल तो काफी कुछ हो गया है ईरान में भी और बलूचिस्तान में भी, तो अच्छा रहेगा डिस्कशन। एब्सोल्युटली। पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे कि कभी कभी महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं और कभी कभी सालों हो जाते हैं हफ्ते भर में। यहाँ पे तो T20 का भी बात चल रहा है, शायद T4 T5 चल रहा है, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान हो, ईरान हो, यूक्रेन हो, कनाडा हो, सब जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे बड़ी आग के साथ। जहां आप देखिए ट्रंप, वहां पे टेंशन जरूर दिखाई देती है। ट्रंप और टेंशन ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ साथ चलते हैं। सो अभय, ईरान में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो बंदर अब्बास में हो, चाहे वो उसके आसपास हो, चाहे वो समुद्री बेड़े में सब कुछ हो रहा है, आप इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए, ये ईरान में जो हो रहा है और जो ट्रंप ने इसकी तरफ अपना झुकाव दिखाया है, अपने कैरियर ग्रुप्स को भी वहां पे पोजीशन किया है। अब ये ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे ईरान तो बोल रहा है कि बातचीत चल रही है, पर अमेरिका थोड़ा सा दिखा रहा है कि बातचीत नहीं चल रही है ठीक से। अगर नहीं चली तो हम कुछ कर देंगे। और कल वो जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं, वो भी एक संकेत है अमेरिका की तरफ से, मेरे हिसाब से, जो प्रोटेस्टर्स थे। क्योंकि अगर आप देखिए जितना उन्होंने मारे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट जो थे वो कम होने लगे थे। जो सड़कों में आ रखी थी भीड़ कम होने लगी थी। और ट्रंप ने बोला था, आई एम हेल्प इज ऑन द वे, मतलब कि मैं आ रहा हूं। तो उसका दिखाने के लिए संकेतिक है कि अमेरिका ने ईरान को एक कन्वेंशनल लेवल पे नहीं मार रहा है, क्योंकि मिसाइल फोर्सेस है, एक न्यूक्लियर पावर है। इसमें वेनेजुएला वाला जाके अंदर घुस के मार के बाहर निकलने की बात तो है नहीं। तो वो रेजीम चेंज अगर कराएंगे तो उनका मेन हथियार यही है कि रेजीम को, और रेजीम जब हम बोलते हैं, एक तो मुल्ले हो गए अयतुल्ला, और दूसरा हो गया वो इनके रिपब्लिकन गार्ड, जो कि एक कट्टर इस्लामिक सेना है, जिसको वेनेजुएला की तरह आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी लॉयल्टी ही बहुत डिफरेंट है। तो करेक्ट। इसमें अमेरिका शायद अपने को पिच कर रहा है सब प्रॉक्सी कन्वेंशनल वॉर से नीचे। जो प्रेशर में आई भी अयतुल्ला की सरकार है, उसके आईआरजीसी को टारगेट करना, पॉलिटिकल लीडर्स को करना, ऐसे करके बॉम्ब ब्लास्ट एनोनिमस, जिसमें कि आप अपनी जिम्मेवारी से भी मुकर ले कि मैंने नहीं किया, हो भी गया है। क्या वो प्रोटेस्टर्स ने किया है या डेल्टा फोर्स वाले और सीआईए वाले अंदर जाके उसको कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। अननोन गनमैन की तरह ये काम हो रहा है, विद एन एम कि दिखाया जाए, कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पब्लिक को ईरान की, कि भैया हम आ गए, हमने पटाखे छोड़ दिए, अब आप सड़क में दोबारा आ जाओ। क्योंकि ये रजीम चेंज ऐसे ही होगा अगर वो, क्योंकि उनको गल्फ स्टेट्स ने भी बोल दिया है खुले तौर पे कि आप अगल बगल के अरब देश की मत करो, ईरान को मत छेड़ो। और उधर पे इसराइल ने भी जैसे धमाके बोला, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि ईरान की जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक बाकी मिसाइल फोर्स है, उससे वो तबाही तो करेगा। अगर वो डूबने लगा, आपने अगर किसी को कोने में डाल के किसी सशस्त्र आदमी को मारना है, तो वो भी आपको वापस मारेगा। और क्या इस समय गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉक होना, दुनिया की ऑयल सप्लाई बंद हो जाना हॉर्मूज बंद होने से, उससे जो ऑयल शॉक आएगा वो किसी को फायदा नहीं है। अब इसमें एक और चीज भी आप देख लीजिए, चाइना। ईरान के दो मेजर सपोर्टर रहे हैं, रशिया और चाइना। और ईरान करेक्ट। खुद जो एक्ट करता था वो अपने प्रॉक्सी से करता था, हूती, हिजबुल्लाह और हमास। और खुद अपने मेनलैंड पे वो कभी आंच आने की नहीं सोचता था, पर वो अब आंच आने लग गई है। इस चाइना का क्या है, चाइना का जो इंपोर्ट कंटेंट है, आधा तो वो ईरान से आ रहा है सस्ते रेट पे। और आज की तारीख में जैसे वेनेजुएला था, वैसे ही ईरान जो है उसके बीआरआई, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका नोडल पॉइंट है।
इस इलाके में ईरान के थ्रू उसकी बाकी शाखाएं बाहर जाती है, उसका इन्फ्लुएंस जाता है, और वेनेजुएला के थ्रू वो साउथ लैटिन अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस पास कर रहा था। तो अमेरिका ने एक तो उसका वेनेजुएला से जब बंद कर दिया, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके जो प्रॉक्सीज थे, एजेंट्स थे, उनके जो कार्रवाई को कंट्रोल करना था वो खत्म हो गया। अभी इस इलाके में सेंट्रल एशियन रीजन, गल्फ रीजन और बाकी जगह पे जो था वो ईरान अगर उसका एक मान लीजिए रिटेल होलसेल आउटलेट है, उसको भी अगर वो कुछ होता है तो चाइना को बहुत फर्क पड़ेगा। तेल बंद होता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर लड़ाई में ब्लॉक हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसमें स्टेक बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान का क्या स्टेक है? हिंदुस्तान को ईरान चाहिए पीसफुल, ताकि हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पे छबहार में, उससे हमें रास्ता मिलता रहे। छबहार से हम जाएंगे अफगानिस्तान। अगर छबहार हमारे हाथ से चला गया तो अफगानिस्तान को जो हम मदद देते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, फूड हो गया, जो भी उसको देना है वो खत्म हो जाएगा। हमने रेलवे लाइन बनाई है वहां पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कनेक्ट करने के लिए। हमने INSTC। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर आईएनएसटीसी ईरान के थ्रू ही जाके आपको कैप्सन सी और ऊपर की तरफ को जाता है। तो हमारा एक फुटहोल्ड वहां पे बहुत जरूरी है। और चाहे हम तेल उधर से ईरान से नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी जो आपके सऊदी वगैरह से जितना छोटा मोटा लेते हैं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। पर हमारे अपने स्टेट्स वहां पे ज्यादा है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अफगानिस्तान की देखभाल करने के लिए, और अपने यूरोप को जो हमें नया ट्रेड रूट लिखा है, एक तो आईमेक हो गया और दूसरा आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी हमें चाहिए क्योंकि उसमें हमारे लिए तेहरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा इसराइल का अगर आप देखें, जो हम लोग बोलते हैं कि इसराइल ये करेगा, इसराइल अभी जो है वो खुले तौर पे कभी भी अमेरिका के साथ अपने को नहीं दिखाएगा एक मेजर अटैक में। हाँ, उसकी जो खुफिया लोग आईआरजीसी में और ईरान के अंदर, पहले भी हमें पता था कि कितने उनका इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है उनके मोसाद के एजेंट्स और बाकी वहां की पब्लिक में, और वैसे ही सीआईए का भी होगा। उनके थ्रू वो कुछ कराएगा, लेकिन ऊपर से वो मना करेगा, मत करो मत करो। क्योंकि अभी ईरान जैसे ओपोनेंट को अगर आपने छेड़ दिया और आपने कन्वेंशनल हवाई जहाज बॉम्बिंग मिसाइल वाला युद्ध शुरू कर दिया, तो ईरान ने बोला है मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन मैं साथ में आप सबको लेके डूबूंगा। उसमें सारे गल्फ स्टेट और इसराइल जो है वो नहीं उसके साथ है। तो अमेरिका के पास भी मेरे ख्याल से अभी यही है। एक होप ये है कि जो दोबारा जो स्ट्रीट्स में, जो सड़कों पे लोगों की भीड़ कम हो गई है, अभी वो जोश खत्म हो गया, उसको रिवाइव करें, अपनी तरफ से दिखाएं कि हम आईआरजीसी और जो रेजीम है उसको हम कमजोर करेंगे और इससे आगे को बात बढ़ाएं। कन्वेंशनल या जो बड़ी लड़ाई है, ईरान और वेनेजुएला में बहुत फर्क है। ये बहुत सोच समझ के कदम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल शॉक दोबारा अगर दुनिया को लगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। तीन चार बहुत इंटरेस्टिंग पहलुओं पे दृष्टि डाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने हमेशा अपने छोर से अलग लड़ाई लड़ी है, कभी भी उनके ऊपर कोई भी क्षति नहीं पहुंची, इसीलिए उसने सारे अपने जो ये थे उनके प्रॉक्सीज, उन्हीं के साथ उन्होंने काम सारे किया है। अब ये जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि पहली बार ईरान के धरती के ऊपर सब कुछ होना शुरू हुआ है। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान जो है एक सिविलाइजेशनल पावर है, और एक सिविलाइजेशनल पावर कभी भी आपको ये नहीं करेगी कि मैं खत्म हो जाऊंगी। तो ईरान खत्म तो नहीं होता। ईरान में अगर तख्ता पलट होना है तो उनके लोगों से ही होगा। जैसे पहले पहलवी का तख्ता पलट किया गया था, उस समय भी मत भूलिए खमेनी को यूएस ने ही बुलाया था, उसी को प्रोत्साहन तो यूएस ने दिया था। उसके बाद खमेनी रोग हो गया, उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि उनको मैंने लगने लगा था कि जो पहलवी साहब है वो तो वो वहां पे है नहीं। तो अब उनके पास, आपने सही कहा है, जो मॉब थे, जो मास था लोगों का, वो खत्म हो गया है। जब तक वो मास नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। और उनके पास जैसे रजा पहलवी आए थे, उनका कोई खास पकड़ तो नहीं दिखाई दी ईरानी लोगों के ऊपर। तो कौन है लीडर अगर ये पूरा का पूरा प्रकरण लीड करेगा ताकि उसको आप खड़ा कर सके? जैसे बांग्लादेश में उनके पास यूनुस मिल गया था, तो यूनुस के ऊपर सबके सब आ गए
यहां पे कौन है? यहां कोई नहीं है एट द मोमेंट। इसीलिए आपने सही कहा है कि अमेरिका ये नहीं करेगा। लेकिन ये देखिए, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका का एक ही टारगेट है, वो है चीन। और चीन को है ना विफल करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए उसने हथियार चुना है तेल। चीन के पास 3 ही इंपोर्टर्स हैं जहां से वो चीन लेके आता है अपने लिए तेल। वेनेजुएला खत्म कर दिया, ईरान, ईरान के ऊपर अभी दृष्टि है, और रशिया को अगर वो किसी तरह से यूक्रेन की नदी की लड़ाई से अगर निकाल दे तो रशिया और चीन के बीच में काफी प्रॉब्लम्स तो हैं। वो नो होल्ड्स बार्ड पार्टनरशिप जो है वो मौके की पार्टनरशिप है, हमेशा के लिए नहीं है। तो ये तो डेफिनेटली दिखाई देता है। इस सब में देखिए, अगर आपने जिस तरह से कहा है कि बंदर अब्बास का एक्सप्लोजन हो, चाहे वो कहीं और कुछ हो, अगर उनको अपने ऊपर नहीं कुछ लाना है तो उनके पास एक बहुत बड़ा, बहुत घातक, बहुत भरोसेमंद साथी है, उसका नाम है पाकिस्तान। क्या आपको नहीं लगता कि इस सब में पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम होगी? और क्योंकि अगर ईरान को अंदर से डिस्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान तो जरूरी है। और रिपोर्ट्स तो आई थी कि बलूचिस्तान में $100 $50 देके एक एक दिन के प्रोटेस्ट के लिए लेके जा रहे थे पाकिस्तानी ईरान के अंदर, ये तो पकड़े गए थे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के इसमें क्या रोल होगा, और क्या आप देखते हैं आगे चल के ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा? देखिए, अगर ईरान पे कोई सस्टेन्ड ऑपरेशन करना है, वो एक कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो आपको एयर स्ट्राइक दिला सकता है, लेकिन जो अगर आपका ग्राउंड फोर्सेस मूव कर गई या आपको कुछ लॉजिस्टिक्स हेवी चाहिए तो वो कैरियर बैटल ग्रुप नहीं कर सकता। कैरियर बैटल ग्रुप जो है एक फ्लैंक में से आके आपको असिस्ट कर सकता है। चाहे मरीन्स को आप जमीन में डालेंगे वहां से, तब भी आपको एक लैंड बेस चाहिए, और आपके सस्टेन्ड ऑपरेशंस हमेशा एक लैंड बेस से ही होते हैं, और वो लैंड बेस है पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान के इलाके में अगर आप देखें तो ईरान के साथ उसका बॉर्डर है। आधा बलूचिस्तान इधर है, आधा बलूचिस्तान इधर है। तो अमेरिका को तो जो अभी पाकिस्तान से जो नई जो दोस्ती भी है वो इसी कारण भी है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान और ईरान में अगर कोई फ्यूचर प्लान्स है तो उसकी जो लॉजिस्टिक्स आएगी वो कराची के थ्रू होते हुए उनके पूरे माल, रसद, एम्यूनिशन और ट्रुप्स सब कुछ वहीं से जाएंगे, और वहीं से उनके जो ड्रोन्स है, रिकॉनेसेंस स्ट्राइक्स है, बाकी चीजें जो होती रहती है वो वहां से होंगी। तो ऐसे में पाकिस्तान उनके साथ है। लेकिन अभी कल ही वहां पे बलूचिस्तान में भी इतने ज्यादा धमाके हुए हैं। अब क्या ये रिलेटेड है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये चीन और अमेरिका दोनों मिलके वहां करा रहे हो पाकिस्तान के हाथ तंग करने के लिए या ईरान के हाथ तंग करने के लिए? तो ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन था। देखिए, क्योंकि बलूचिस्तान का हम बाद में बात करेंगे, इतने कोऑर्डिनेटेड 12 जो हमले हुए हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही पाकिस्तान का, लेकिन इसकी प्लानिंग और इसका टाइमिंग, ये ईरान के साथ क्या इसका कोई ताल्लुक है? ये शायद कल परसों तक हम लोग इसमें बात कर पाएंगे कि ये इसकी स्ट्राइक्स का मतलब क्या है अभी ईरान के साथ। पर फिलहाल ऐसा है कि पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है ईरान के साथ, जो अमेरिका को चाहिए, वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। क्या अमेरिका ने बलूचिस्तान एक चिट्ठी लिखी थी कि हमको अलग से देखो, पाकिस्तान की तरफ से मत देखो, उस पर कुछ तवज्जो दिया है? या फिर एक बलूचिस्तान में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है कि आप ईरान के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं? तो ये देखने वाली बात होगी। अब है एक चीज इंटरेस्टिंग है, देखिए इसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन हारोफ सेकेंड। ऑपरेशन हारोफ फर्स्ट जो हुआ था करीब 1.5 साल पहले, उसमें 24 ठिकानों में बलूचिस्तान में अटैक हुए थे, वो भी कोऑर्डिनेटेड थे। उसके बाद आपका हुआ जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, जो सनसनीखेज अटैक था कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। ये तो पहली बार, ये हमने है ना वेस्टर्न मूवीज में देखते थे, शोले में देखा था कुछ ऐसा होता हुआ, लेकिन हकीकत में तो ये नहीं देखा था। फिर पिछले कुछ दिनों में जाफर एक्सप्रेस पे फिर से अटैक हुआ था। अब अटैक जो हुआ है, 12 जो जगह हुई हैं, इसमें इंटरेस्टिंग जगह है पसनी, जहां का एयरबेस अमेरिका चाहता है।
इंटरेस्टिंग जगह है नौस्की, सेंटर ऑफ बलूचिस्तान, जहां से सारा का सारा लॉजिस्टिक हब है। क्वेटा के अंदर बलूच जो थे सेपरेटिस्ट आप कहें, फ्रीडम फाइटर्स कहें, उन्होंने वहां पे अपने आप को दिखाया है कि हम उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो गायब हो जाएंगे। क्यों आते हैं, दिखाते हैं और चले जाते हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। अब ये 12 जगह जो किया है, उसमें से एक ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी है। दूसरा एक और जगह हुई है जहां पे रिकोडेक जो माइन है, जो अमेरिका चाहता है, उसके बगल में, उसके पास हुआ है। तो एक तरह से अगर ये चीन और अमेरिका मिलके कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर क्यों क्षति पहुंचा रहे हैं? क्या इसमें आपको ईरान का हाथ दिखाई देता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये वक्त बतलाएगा, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से आप देखिए इतना कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है ये अगर आप देखें, तो क्या इस समय चीन ईरान में अपनी हेफ्ट कम होते हुए देख के क्या अमेरिका के खिलाफ कर रहा है? क्योंकि जैसे बिल्कुल। कि चाइना अपने रेयर मेटल्स को रोक के अमेरिका को ब्लैकमेल करता है, जब भी प्रेशर आता है वो अपने रेयर अर्थ को रोक लेता है और अमेरिका उसकी लाइन मान जाता है। वैसे ही आज की तारीख में अगर ईरान अमेरिका के हाथ में चला जाता है, तो जैसे रेयर अर्थ को चाइना यूज कर रहा है, ऑयल को चाइना के खिलाफ यूएस यूज कर सकता है कि तू मेरे रेयर अर्थ बंद कर, मैं तेरा ऑयल बंद करता हूँ। और रशिया से अगर बातचीत हो गई है, क्योंकि अभी आप देखिए जेलेंस्की डायरेक्टली मॉस्को जा रहा है यूरोप को बाईपास करके, ट्रम्प, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में ये हो जाएगी, और उसके बाद पुतिन का तो इन्वेस्टमेंट इन रशिया तो उसका लॉन्ग टर्म एम है ही है। ऐसे में रशिया भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, चाइना का आइसोलेशन बढ़ जाएगा। तो ये जैसा आपने पहले ही बोला था कि ये कोई आज की जो चाइना और रशिया की है वो कम होती दिख जाएगी। तो ऐसे में चाइना का इंटरेस्ट भी तो है कि बलूचिस्तान में जहां पे उसकी प्रेजेंस है, चाहे वो मार खाता रहता है, पर तब भी कुछ ऐसे कुछ हरकतें करा दे जिससे कि अमेरिकन पसी जो थी वो कहता था कि मैं एक और यहाँ पे पोर्ट बनाऊंगा, वहां पे भी बसती भी अगर हो गया है, क्वेटा उनका हेडक्वार्टर है, इन सब जगह ईरान बॉर्डर पे कर रहा है। तो इससे किसको फायदा हो रहा है? सभी का लगता है कि फायदा हो रहा है, सभी का लगता है नुकसान हो रहा है, लेकिन है ये कोऑर्डिनेटेड, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये महीनों लगे होंगे इसको कोऑर्डिनेट करने, महीनों नहीं तो कम से कम 1 महीना तो लगा ही होगा। क्योंकि अगर जो बीएलए की जो कम्युनिकेशन है, उनके जो कोरियर है, पाकिस्तान की इतनी पहुंच तो होगी कि पता लग जाए, लेकिन उनको ये भी खुफिया खबर नहीं लगी है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े अटैक हो जाएं और पाकिस्तान की फोर्सेस को पता नहीं लगे। चाहे ये भी है कि बीएलए जो अभी अटैक कर रहा है वो पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट नहीं कर रहा है, फ्रंटियर कोर, पुलिस हेडक्वार्टर्स, इनमें कर रहा है, जो कि आते सिक्योरिटी एजेंसीज के हिसाब है, लेकिन उनकी हार्डनेस जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के बराबर शायद नहीं है, इक्के दुक्के छोड़ने के बाद। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है कि बीएलए एज अ फोर्स जो यूज हो रहा है, उसको हमले हो रहे हैं, क्या उसके साथ ईरान का कनेक्शन है, और अगर है तो फायदा किसको हो रहा है? बिल्कुल सही। और इसमें एक छोटा सा स्टैटिस्टिक मैं डाल देता हूं। 2025 में पाकिस्तानी सोल्जर्स का जो क्षति पहुंची है वो है 667। 2024 में यह 528 थी। मतलब तकरीबन 25% से ज्यादा की बढ़त हुई है 1 साल के अंदर। दूसरी बात, जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, देखिए बलूचिस्तान तकरीबन 45% पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन सिर्फ 7% पॉपुलेशन है। अपने आप में बलूचिस्तान के पास वो क्रिटिकल मास नहीं है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सके। इसलिए ये चुटपुट चीजें तो वो करते रहेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए उनको बाहर से कोई ना कोई सपोर्ट करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने अमेरिका की तरफ निगाह दौड़ाई है, हिंदुस्तान को भी कहा है, उधर तालिबान भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, अमेरिका छटपटा रहा है, चीन छटपटा रहा है, और इसकी एक खास वजह है, वो है यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील। जहां तक इकोनॉमिक डील का सवाल है, ये तो बहुत विश्लेषण हो चुका है, सबने बहुत बात कर ली है।
जरा सी निगाह डालते हैं हम डिफेंस वाले हिस्से के ऊपर। डिफेंस वाला हिस्सा जो है, यूरोप ने एक सेफ फंड बनाया था जो मोटा मोटा 150 बिलियन यूरो का था। इसके साथ साथ उनके पास है यूरोपियन डिफेंस फंड, और उनको ट्रंप ने एक तरह से हुक्म दिया था कि आप 5% अपने जीडीपी का डिफेंस पे खर्चा करेंगे। उसका मकसद ये था कि आप मुझसे चीजें खरीदें। लेकिन अमेरिका ने भी अपने हाथ एक तरीके से खड़े किए हैं, क्योंकि उनको महसूस हो गया है कि हम ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चर उस रफ्तार में नहीं कर पा रहे हैं जितना उनका कंज्यूम हो रहा है यूक्रेन के अंदर ही। तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता है, वो है इंडिया, भारत, क्योंकि चीन के पास से जा नहीं सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल तकरीबन 45% के आसपास हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है, एम्यूनिशन का, स्मॉल टाइम आइटम, छोटे छोटे आइटम्स का, वो अमेरिका को हुआ है। वो इंटरेस्टिंग बात है। तो इस सब के मध्य रखते हुए आप यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील है डिफेंस के हिस्से में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसा आपने बता ही दिया है कि जब से सेकेंड वर्ल्ड खत्म हुई है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था और नेटो आया था, तो इसमें अमेरिका एक वर्ल्ड का सुपर पावर था और उसने ये पैक्ट किया था इन कंट्री के साथ कि आप अपनी ये फोर्सेस डटे रहो। बल्कि पहले तो अमेरिकन ट्रुप्स भी स्टेशन होते थे यूरोप में, वहीं जापान में, और उनको बोला कि हमारा एम है ये कम्युनिस्ट ब्लॉक को कंटेन करना, उसका मैं लीडर हूं, मैं आपको फाइनेंस करूंगा, आप लगा के रखे रहो। ऐसे में जो यूरोपियन देश है उन्होंने, बाकी जापान ने भी अपना सारा जो बजट था वो डिफेंस का कम करके 1% से भी नीचे लाके उन्होंने शुरू कर दिया थे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ। और सोशलिस्ट जो उनके बजट थे काफी सोशलिस्ट हो गए थे, और उसमें उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपनी फौजों की साइज कम कर दी। मतलब ऐसा था कि वो अपने बल पे लड़ने लायक आज की तारीख में नहीं है। एग्जिस्टिंग कुछ एक हाईटेक इलाकों में उनकी रिसर्च चलती रही, लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस थी उनकी कम होती गई, उनके टैंक्स, कैवलरी, ये चीजें जो थी, उनके नंबर्स जितने चाहिए उतने नहीं थे और वो इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं कर रहे थे। अभी जैसे मैं बोला थैंक यू ट्रम्प, यूरोप ने भी थैंक यू ट्रम्प बोला है कि उन्होंने ये रोक के उनको एहसास दिला दिया है कि आप जो थे अपने पैर पे अब खड़े होने लायक नहीं है मिलिटरीली, और आपने अपने को नजरअंदाज किया है। तो अभी आज की तारीख में जो यूरोप है उसने यूक्रेन को जो सपोर्ट किया है, वो सबको पता है अगर अमेरिका अपनी तरफ से नहीं करता है सपोर्ट उसको मिलिट्री हार्डवेयर में और बाकी चीज इक्विपमेंट में, वो यूरोप तो सिर्फ उसको मॉरल सपोर्ट ही दे सकता है और कुछ टूटे फूटे अपने पुराने हवाई जहाज, टैंक वगैरह उसको ट्रांसफर कर सकता है। जबकि अपने खुद के स्टॉक्स उनके डिप्लीट हो गए और यहाँ तक कि यूएसए के अपने एम्यूनिशन के स्टॉक्स भी डिप्लीट हो गए हैं। रिप्लेसमेंट रेट जो है वो जो कंजम्पशन में एक यूक्रेन लड़ाई ने ही पूरे नेटो को खल्लास कर दिया और अमेरिका पे भी स्ट्रेन आ रखा है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा अपने रिजर्व रखने होंगे। एक ताइवान कंटीजेंसी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, अगर उसने अपने प्रभाव बना के रखना है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में। तो ऐसे में अभी इंडिया 10 साल पहले तक अगर आप सोचे, जब तक आत्मनिर्भर नहीं था, हमारी हालत ऐसी थी कि जब कारगिल वॉर आई थी तो हमें 155 मिलीमीटर आर्टिलरी का एम्यूनिशन जो था, हमारे T90 T72 टैंक्स का एम्यूनिशन जो था, वो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता था, और हमको उस समय इमिडिएटली इजराइल से और साउथ अफ्रीका से बड़े ऊंचे दाम पे इसको इंपोर्ट करना पड़ा। और तब शायद हमको ये एहसास हुआ कि एक अगर आपको इमर्जिंग पावर बनना है और आपके मिलिट्री की कुछ साख रखनी है और लड़ाई लड़ने की क्षमता रखनी है, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते। और तब हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए हैं। और जो अडानी वगैरह के जो प्लांट्स हैं 155 मिलीमीटर एम्यूनिशन के जो ऑटोमेटेड है, उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। और आज की तारीख में इसीलिए कई एम्यूनिशन में खासकर, और अभी हम स्मॉल आर्म्स में भी आ गए हैं,
तेजस वगैरह की तो बात होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कल्याणी भारत फोर्ज है, उसकी आर्टिलरी गन्स पूना में बनती हैं। महिंद्रास के जो व्हीकल्स हैं, आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं, टाटा की व्हील आर्मर पर्सनल कैरियर है। तो ये काफी जो एक मिडिल लेवल टेक्नोलॉजी, आर्मर प्रोटेक्शन और मोबिलिटी, इसके हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके ऑफशूट रहा है। आर्टिलरी में जो हमने ये स्टेप्स लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। आर्टिलरी हो गया और रॉकेट मिसाइल्स में, ये दो जो है हमारे हम बैकबोन है। और उसके अलावा अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारा हाथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आया है, अगर यूरोप और अमेरिका में जो चीज बन रही है $100 की, हमारे यहाँ बन जाती है वो $50 में, क्योंकि हमारे लेबर कॉस्ट और बाकी जो इनपुट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स कम है, और इसलिए भी प्रोड्यूस थिंग्स जो कि सेम क्वालिटी की होंगी लेकिन चीपर होंगी। और आज की तारीख में हम कैपेसिटी भी रखते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी का खुद का कंजम्पशन भी है, तो हमारा स्केल बहुत ज्यादा है। पहले लोग कहते थे अगर किसी फॉरेन कंपनी को एक इंडियन आर्मी का, चाहे एक पिस्टल का या किसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो वो पूरी बाकी दुनिया की आर्मीज के जो छोटे कंट्रीज को मिला दीजिए, वो एक इंडियन आर्मी का नंबर्स स्केल्स हो जाते हैं। तो स्केल्स हमें अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चाहिए, और उसके अलावा जिसको बाहर चाहिए तो हम उस स्केल को स्केल अप करके उनको भी कर सकते हैं। उससे जब आपके नंबर्स ज्यादा हैं तो आपका पर यूनिट कॉस्ट भी डाउन हो जाता है। इनपुट कॉस्ट हमारे वैसे ही डाउन है। इसीलिए अभी जो बाहर की कंट्रीज हैं, वो सोचिए जो उनके पास इंडस्ट्रीज है, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, अगर इंडिया में बनाएंगे और इंडिया को भी आप अगर उस पर इन्वॉल्व कर लें, तो जो उनका पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होगा, और उनका एक एश्योर्ड सप्लाई रहेगा। क्योंकि आज के तारीख में जो प्रिसिशन टारगेटिंग है, जो फैक्ट्रीज हैं, ये बाकी चीजें हैं, उन पे आपके टारगेट हो सकता है अगर एक्स कंट्री वॉर पे है। लेकिन अगर उसकी पूरी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है और यहाँ से जा रहा है, और इंडिया वॉर पे नहीं है, इंडिया के एक स्टेबल कंट्री है, तो वो, एंड इंडिया नोज की ईयू इज अ स्टेबल नॉन ट्रांजैक्शनल मौसमी दोस्त नहीं है, मौसम के हिसाब से बदलेगा नहीं। और ईयू को पता है कि इंडिया भी मौसम के हिसाब से बदलेगा नहीं। दोनों स्टेबल इकोनॉमीज और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेबल वे ऑफ फंक्शनिंग है, अमेरिका की तरफ पलटते नहीं है। तो ये एक विन विन हो रखा दोनों के लिए, और आपस में इन्वेस्टमेंट होगा, इंडिया में उनके प्रोडक्शन आएंगे, और यहाँ पे एक ऐसे स्केल पे बनेंगे कि अफोर्डेबल होगा, टाइम भी कम लगेगा, और उनको दोनों तरफ को फायदा होगा। जी बिल्कुल सही। आपने एक तरह से बिल्कुल साफ साफ दिए दिखा दिया है कि इंडिया के पास है साइज, इंडिया के पास है स्केल, इंडिया के पास है कैपेसिटी। कैपेसिटी ये नहीं कि आज के, लेकिन एक्सपैंडेबल कैपेसिटी, और इंडिया के पास है कैपेबिलिटी। यूरोप के पास है टेक्नोलॉजी, यूरोप के पास है कैपिटल, लेकिन यूरोप के पास ना आदमी है बनाने के लिए, ना फैक्ट्री है। तो ये तो एक तरह से विन विन है। और इसीलिए देखिए आप, चाहे वो स्पेन हो, C-295 जहाज हम बना रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, राफेल, स्कॉर्पिन, चाहे वो जर्मनी हो, अब हम सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, ये सब हो रहे हैं डील। और इससे कोई है ना अचंभा नहीं होता कि कौन कौन आ रहा है भारत देश में अगले कुछ दिनों में। मैक्रोन आएंगे AI समिट के लिए, ब्राजील के लूला आएंगे, फ्रांस से तो बता ही दिया है। फिर हमारे पास आ रहे हैं जर्मनी के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर जो इस डील साइन करने के लिए। कनाडा से आ रहे हैं मां कानी। क्यों? क्योंकि उनको $10 बिलियन की एनर्जी डील, जिसमें यूरेनियम की बात होगी, वो बात करेंगे। और कनाडा में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। आपको याद होगा कनाडा में बात होती थी खालिस्तानियों की, और खालिस्तानियों के जो अपने हुड़दंग मचाते थे, और कनाडा कहता था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक तरह से कार्मिक चक्कर जो है वो पूरा का पूरा गोल घूम के आ गया है कनाडा के ऊपर। अब एल्बर्टा कहता है कि हम इंडिपेंडेंस मांग सकते हैं, मांगी नहीं है, मांग सकते हैं, और अमेरिका उनको शय दे रहा है। देखिए आगे क्या चलता है। इसके साथ आएंगे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, साइप्रस के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। साफ दर्शाता है कि ये बहुत कुछ भारत के अंदर होगा।
और यही नहीं, जो विश्व के सबसे बड़े जाने माने सीईओ है, चाहे वो सैम ऑल्टमैन हो ओपन एआई के, चाहे वो सुंदर पिचाई हो गूगल के, चाहे वो जेंसन हुआंग हो एनवीडिया के, अलेक्जेंडर वांग ये एंथ्रोपिक के, क्रिस्टियानो अमन क्वालकॉम के, ये सब अगले 1 महीने में आ रहे हैं। साफ दर्शाता है कि भारत एक स्वीट स्पॉट पे है। एक तरह से अगर आप देखें फाइनेंशियल सिचुएशन में एक न्यूट्रल कंट्री बनी थी स्विट्जरलैंड, उस तरह से डिफेंस और इकोनॉमी में शायद हम स्विट्जरलैंड की भूमिका अगले नए वर्ल्ड ऑर्डर में अदा कर सके। हमने शुरुआत की थी ट्रंप इक्वल्स टेंशन, अब हो रहा है टेंशन मिल रही है ट्रंप को। इसी के साथ आज का तो हम एपिसोड खत्म करते हैं। ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक अभय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करेंगे आपका भी हम अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद।